उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था कालापुर। दिन में यह गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव कितना सुंदर है, बस रातें अजीब लगती हैं। रमेश, सुना है पीपल के पेड़ के पास कुछ दिखता है। अचानक हवा तेज चलने लगी और पीपल के पेड़ से रोने की आवाज आई। रमेश, ये आवाज क्या थी? मैंने कहा था वहाँ कुछ है। अगली सुबह पता चला कि चरवाहा भोलू रात को लापता हो गया। लाठी पीपल के पेड़ के नीचे मिली है, अफवाह मत फैलाओ। गांव की बूढ़ी दादी कंकाली सच जानती थी। उसी औरत की आत्मा है जिसे जिंदा जलाया गया था। क्या वो बदला ले रही है? आधी रात को सफेद साड़ी में एक औरत खेतों में तैरती दिखी। मेरा है, कोई नहीं बचेगा। भागो! हर रात कोई न कोई गायब होने लगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सीता, बच्चों को बचाओ। जिस सरपंच ने उस औरत को मरवाया था, वही सबसे पहले मारा गया। तेरा हिसाब पूरा हुआ। माफ कर दे। अब पूरे गांव ने कालापुर छोड़ने का फैसला किया। पीछे मुड़कर मत देखना। जब सब चले गए, पीपल के पेड़ के नीचे भूतनी मुस्कुरा रही थी। अब ये गांव हमेशा मेरा रहेगा। कालापुर आज भी खाली है और कहा जाता है जो वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। हरे भरे जंगल के किनारे जहाँ सुबह की हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली रहती थी, वहाँ एक समझदार हाथी और एक चंचल बंदर रहा करते थे। दोनों अक्सर साथ घूमते, बातें करते और आम के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर समय बिताते थे। हाथी शांत स्वभाव की थी, हर चीज को गहराई से सोचती थी, जबकि बंदर मजाकिया था और जिंदगी को बस खेल समझता था। एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरते समय हाथी की नजर एक छोटे से आम के पौधे पर पड़ी। वह बहुत छोटा था, जैसे अभी अभी जमीन से बाहर आया हो। हाथी वहीं रुक गई और उसे प्यार से देखने लगी। उसे लगा जैसे यह पौधा उससे कुछ कह रहा हो। हाथी ने मन ही मन सोचा कि अगर इस छोटे से पौधे को थोड़ा सा प्यार और देखभाल मिल जाए तो एक दिन यह बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। बंदर यह सब देखकर हंसने लगा। उसे यह सब बेकार लग रहा था। उसने हाथी से कहा कि इतना छोटा पौधा कभी कुछ नहीं बनेगा और इसमें समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाथी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि वह इस पौधे की देखभाल करेगी। उस दिन से हाथी रोज उस पौधे के पास आने लगी। वह अपनी सूंड से धीरे धीरे पानी देती, तेज धूप में उसे छाया देती और कभी कभी उससे बातें भी करती। जंगल के कई जानवर उसे देखकर हंसते थे, लेकिन हाथी को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिल में विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया, कभी बारिश आई, कभी तेज धूप पड़ी, कभी हवा ने पौधे को हिलाया, लेकिन हाथी हर हाल में उसके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे वह छोटा पौधा बड़ा होने लगा। उसकी टहनियां फैलने लगीं, पत्तियां घनी होने लगीं और एक दिन उस पर पहली बार छोटे छोटे आम दिखाई दिए। जब आम पकने लगे तो हाथी बहुत खुश हुई। उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। अब वही बंदर जो पहले मजाक उड़ाता था, रोज उस पेड़ के पास आने लगा और मीठे आम खाने लगा। जंगल के और भी जानवर वहां आने लगे। सबको आम बहुत पसंद आए, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि इस पेड़ को बड़ा किसने किया। किसी ने हाथी को धन्यवाद नहीं कहा। सब सिर्फ आम खाते रहे और चले गए। धीरे धीरे हाथी के चेहरे की खुशी कम होने लगी। एक दिन वह आम के पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। उसके दिल में दुख था, लेकिन वह चुप थी। उसे यह समझ आ गया था कि लोग अक्सर फल की कद्र करते हैं, जड़ की नहीं। ये सब देखकर बंदर को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने सिर्फ आम देखे थे, मेहनत नहीं। अगले दिन वह हाथी के पास आया और शर्मिंदगी के साथ उससे माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अब समझ आया है कि बिना हाथी की मेहनत के यह आम कभी नहीं मिलते। हाथी ने बंदर की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उसने कहा कि जिंदगी भी आम के पेड़ जैसी होती है। फल मिलने में समय लगता है और जो सब्र रखता है वही मीठा फल पाता है। उस दिन जंगल ने एक बड़ी सीख सीखी। फल सब खाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने वाला अक्सर अकेला रह जाता है।
इसलिए अगर किसी की मेहनत से हमें खुशी मिले तो उसकी कद्र जरूर करनी चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उस हाथी की मेहनत की कद्र करते हुए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कानपुर नाम के एक छोटे से गांव में वीरान नाम का एक लड़का रहता था। माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। पिता महेश ही उसका सहारा थे। लेकिन जब वीरान 9 साल का हुआ तब उसके पिता जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज वीरान एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। उसके पास न पैसा था न कोई अपना। गांव के सरपंच रामदत्त और उनकी पत्नी शांति देवी ने ही वीरान को पाला था। बेटा, ये खाना खा ले। माँ, मैं कब तक आप पर बोझ रहूंगा? एक दिन वीरान ने ठान लिया कि अब वह जंगल जाकर मेहनत करेगा। अब मुझे खुद कुछ करना होगा, चाहे जान चली जाए। जंगल में अचानक एक बड़ी काली मैना उसके सामने आ बैठी। वीरान, मैं तुम्हारे पिता को जानती हूँ। तू बोल कैसे रही है? मैना ने कहा कि वीरान के पिता जिंदा हैं। अगर मुझे श्राप से मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगी। मैना उसे एक छुपी गुफा में ले गई जहाँ खजाना था। इतना धन, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सरपंच डर गया कि ये खजाना अनिष्ट लाएगा। ये धन राजा का हो सकता है। राजा खजाना हड़प लेता है। ईमानदारी का इनाम मिलेगा। वो मैना नहीं, डायन है। एक असली साधु वीरान को रोकता है। पूर्णिमा की रात बोतल तोड़ने की तैयारी। बोतल टूटते ही डायन आजाद हो जाती है। साधु बताता है वीरान के पिता ने पहले बलिदान दिया था। डायन फिर कैद। गांव बच गया। वीरान अमर हो गया। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा अमर होता है। शहर की एक पुरानी बस्ती में शैलेंद्र राणा नाम का एक नौजवान रहता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी फर्नीचर की दुकान में सामान उतारता तो कभी गल्ले पर बैठकर हिसाब किताब करता। गर्मियों की दोपहर में जब दुकानें आधी अधूरी खुली रहती और सड़क पर सन्नाटा पसरा होता, शैलेंद्र अक्सर थक कर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता। जेब में एक छोटा ट्रांजिस्टर था जिससे वह गानों का मजा लेता। कुमार, सानू और लता जी की आवाजें मानो उसकी थकान चुरा लेती। उस दौर में मोबाइल फोन जैसी चीजें सपनों में भी नहीं थीं, लेकिन शैलेंद्र का सपना बड़ा था, अपनी खुद की एक फर्नीचर की दुकान खोलना। ग्राहकों से डांट सुनने के बावजूद वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। शाम ढलते ही दोस्त इकट्ठा हो जाते, चौपाल पर ताश के पत्ते बिछ जाते और साइकिल की घंटी बजाते हुए चाय वाला आ जाता। उसी चाय के साथ जिंदगी के छोटे छोटे किस्से बनते और वही उनके लिए असली खुशियां थीं। शैलेंद्र राणा की कहानी उन तमाम युवाओं जैसी थी जो 80 से 90 के दशक में छोटे छोटे सपनों के सहारे बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे। सीमित साधन लेकिन अनंत उम्मीद। गांव की उस छोटी सी गली में एक पुरानी ईंटों की दीवार थी। वही दीवार हर सुबह बच्चों की मीटिंग हॉल बन जाती थी। जैसे ही धूप निकलती, एक एक करके सारे बच्चे वहां जमा हो जाते। सबसे पहले आई गुलाबी टोपी वाली छोटी गुड़िया। उसने दीवार पकड़कर ऐसे चढ़ना शुरू किया जैसे कोई पहाड़ फतह करने जा रही हो। तभी जैकेट पहने मोनू बोला, अरे धीरे, दीवार भाग थोड़े रही है। सब बच्चे हंस पड़े। दीवार पर बैठे बच्चों में से एक ने रंगीन टोपी उठाकर ऊपर हवा में लहराई और बोला, आज मैं राजा हूं। तो दूसरे ने तुरंत कहा, तो फिर मैं मंत्री हूं और ये सब मेरी प्रजा। बस फिर क्या था, किसी ने ताली बजाई, किसी ने नकली भाषण दिया और कोई ऐसे हंसा कि सबकी हंसी छूट गई। पीछे ठगे कपड़े हवा में हिल रहे थे, जैसे वो भी बच्चों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हों। कोई दीवार से उतरकर मिट्टी में फिसल गया तो बोला, देखो मैं तो स्लाइड से उतरा।
और फिर सब बच्चे जानबूझकर वैसा ही करने लगे। किसी के पास खिलौना नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन हंसी इतनी थी कि पूरी गली भर गई। शाम होने पर जब सब अपने अपने घर गए, दीवार चुप हो गई। लेकिन अगले दिन फिर से वही हंसी, वही शरारत, वही दोस्ती लौट आने वाली थी।